हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसमें आपको एक प्रश्न दे दिया गया है और जो सूत्र थे वो इसके पहले के वीडियोज में आपको बता दिए गए हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आज इस अध्याय की दूसरी क्लास है जिसमें आपको आज का पहला प्रश्न दे दिया गया है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी मीनार के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी भी कितनी दे दी गई है? 20। आपको मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ समझने वाली बात है, देखिएगा कि समझना क्या है इसमें कि जो मकान है और मीनार है वो दोनों एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, आप क्रम से चलते जाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन तो आपके हर हाल में लगेंगे ही। देखिएगा, एक मकान के आधार से मतलब सबसे पहले तो आपको एक मकान बनाना ही बनाना है। तो आप सवाल का अगर आरेख यानी चित्र खींच ले जाते हैं तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा आप सवाल को रटिए मत, आप सवाल को समझिए और सवाल की भाषाओं को समझकर आप उनका आरेख खींचना सीख लीजिएगा। फिर तो आपका क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से लगने लगेगा। अगर आवाज स्पष्ट है तो ठीक है, नहीं आवाज हो तो स्पष्ट तो आप कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, मतलब जो भी यहाँ सवाल लिखा हुआ है एक बार चेक कर लें, स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको एक मकान का आधार देखना है। तो जब भी आप मकान का आरेख खींचते हैं तो मकान का आधार होगा, मकान का शीर्ष होगा, यानी निचले सिरे को आप आधार कहते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लिए, देखिएगा बच्चों, तो हम मान सकते हैं यहाँ पर मकान को, और मकान को हम लोग मान लिए हैं ए बी। मकान को हम लोग क्या मान लिए हैं? ए बी। जो मकान है उसका आधार ए है और मकान का शीर्ष बी है। अब यहाँ पर ये तो रहा मकान। इसके बाद कहा गया मकान से एक मीनार के शीर्ष को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बना है। अब जाहिर सी बात है, उन्नयन कोण अगर बनेगा तो उन्नयन कोण कब बनता है? जब नेत्र के क्षैतिज से आप ऊपर की वस्तु को देखते हैं तब जाकर उन्नयन कोण बनता है। और नीचे की वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, क्योंकि गर्दन आपको झुकाना पड़ता है। तो आपकी जो नेत्र थी वो क्षैतिज से कुछ कोण बनाती है, उसी कोण को अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो उस कोण को अवनमन कहेंगे। और अगर अपने नेत्र के क्षैतिज से ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो देखने के लिए गर्दन अगर उठाएंगे तो आंख भी क्षैतिज से कुछ ना कुछ घूम जाएगी। तो जितना कुछ कोण बनाती हुई घूमेगी आपकी नेत्र, वही कोण आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। तो अब यहाँ देखिएगा, कोण बन रहा है उन्नयन, अर्थात जो मीनार है वो मकान से ऊंचा है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, कुछ दूरी पर आप एक मीनार भी खींच दीजिए और मीनार को मान लीजिए सी डी। मकान तो आपका ए बी है, मीनार आपका सी डी है। उसने दिया नहीं है क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। इस तरीके से आपने खींच दिया और देखा कहां से गया है? मकान के आधार से। तो ये रहा मकान का आधार, इसको मिला दीजिए क्योंकि दोनों जमीन पर ही होंगे। जी, इतनी सी दूरी है मकान और मीनार के बीच में। तो यहां से आपको देखना है, यदि आप यहां देख रहे हैं तो ये तो आपके नेत्र के क्षैतिज रेखा है। यहां से आप अपने गर्दन को उठा रहे हैं तब आप शीर्ष को देख पा रहे हैं। इसके लिए आप एक
रेखा खींचेगा जो आधार के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही है। तो ये आपका नेत्र था, और यहां से जब आपने देखा मीनार के शीर्ष को, तब जाकर आपको एक कोण मिला। आपकी नेत्र अभी क्षैतिज देख रही थी, यहां से इतना घूम चुकी है ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण का मान दे दिया गया है, शीर्ष का उन्नयन कोण है। आधार से हमने शीर्ष को देखा है, तो यहाँ जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है। कितने अंश का है? 60। इसके बाद देखिएगा, तथा मतलब अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रश्न कुछ और भी है। तथा उसी मकान के शीर्ष से, अभी मकान के आधार से देखा जा रहा था, अब किसी तरीके से आप उसकी छत पे पहुंच जाइए और वहां छत से देखिएगा, जो छत होती है मकान की वही तो उसकी शीर्ष है। तो देखिएगा, ये आपने इसकी छत खींच दी, तो यहां से आप देख रहे हैं। तो अब यहां से अगर आप सीधा देखेंगे तो ये होगी आपकी नेत्र के क्षैतिज अक्ष। तो अगर नेत्र के क्षैतिज है तो हम लोग मान क्या चुके हैं, ए बी सी डी माने हैं। इस बिंदु को भी हम लोग आवश्यकता पड़ने पर ई मान सकते हैं, क्योंकि कोण क्षैतिज से ही ज्ञात किया जाता है। तो ये रहा क्षैतिज। अब यहां से भी अगर आप मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, तो यहां से भी गर्दन को ऊपर उठाना होगा। अगर आप गर्दन को ऊपर उठाएंगे तो नेत्र भी कुछ ना कुछ कोण बनाता हुआ घूम गया होगा। देखिएगा, तो अब यहां पर जब गर्दन घूम गया है कोण बनाता हुआ, जी, तो अब की बार कितना कोण बना रहा है? जब हम लोग जमीन से देखे थे यानी आधार से, तो कोण था 60 अंश का। अब हम लोग इसके शीर्ष पे आ गए और यहां से देखने लगे, तो यहाँ जो कोण बना, गर्दन आप यहाँ से इतना घुमाए तो नेत्र भी घूम गया होगा। तो नेत्र जितना घूमेगा वो रहेगा आपका उन्नयन कोण। तो यहाँ शीर्ष से शीर्ष को देखने पर जो कोण बनता है वो है दोस्तों कितना? 45 अंश। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। ऊपर कोण कितने अंश का है? 45 अंश का। तो यहां देखिएगा, अब यहां आपको दो समकोण त्रिभुज स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। फिर अभी आपको देखना है ज्ञात क्या करना है, इसको भी ध्यान रखना है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो ये रहा मीनार, ये है मकान। इधर तो आपका मकान है और ये आपका मीनार है। दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी? 20 मीटर। तो यहां पर आपको लिखना है 20 मीटर। ये रहा मीनार, ये रहा मकान, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 20 मीटर है। अगर नीचे 20 मीटर की दूरी है तो शायद उनके छत की भी दूरी कितनी होगी? 20 मीटर। क्योंकि मकान मीनार दोनों सीधे ही खड़े होते हैं, इसी कारणवश तिरछे हो जाए अलग बात है, बाकी हमेशा सीधे खड़े होते हैं। तो जो दूरी आधार पर ली जाएगी वही दूरी उनके शीर्ष पर भी ले ली जाएगी, क्योंकि ये भी मकान है, यहाँ भी मीनार है, तो इनकी दूरी 20 है। अब आपसे कहा गया है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई तो पता नहीं है, तो मीनार जो आपका है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग मीनार की ऊंचाई को बड़े एच से प्रदर्शित कर देते हैं। ये आपको मानना है। मान लेते हैं इसको कैपिटल एच। जो आपका मकान है छोटा है, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, पर हम लोग इसकी ऊंचाई को स्मॉल एच मान लेते हैं। क्या मानते हैं? स्मॉल एच। मकान स्मॉल एच है, जबकि मीनार कैपिटल एच। अगर यहाँ पर ये एच मीटर ऊंचाई का है, तो याद रखिएगा यहाँ इधर भी कितना होगा? एच ही होगा। अगर इधर 5 फीट है तो उसी की ठीक सीध में है, तो अगर यहाँ 5 है तो इधर भी क्या होगा? 5 ही होगा। 10 है तो 10 ही होगा।
यहाँ लेकिन एच है तो इधर भी क्या होगा एच। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कुल ऊंचाई थी कैपिटल एच, आधी ऊंचाई हो गई एच। जैसे समझिएगा, कुल ऊंचाई अगर गिनती में आपको दे दिया गया होता 15, और इसकी आधी ऊंचाई जो नीचे की ऊंचाई दे दी गई हो सकता है आपको दे दी गई होती 10। तो कहते ऊपर भाग में ऊंचाई कितनी बची है, तो ऊपरी भाग में आप कहते कुल था 15 जिसमें से हमने 10 को निकाल दिया, तो ऊपर कितना बचा 5। तो संपूर्ण ऊंचाई में से आधी ऊंचाई घटा दीजिए तो शेष ऊंचाई आपको मिल जाएगी। तो अब यहां आपको देखना कुल ऊंचाई है कैपिटल एच, उसमें नीचे घट गया है स्मॉल एच, तो ऊपरा शेष बचा कितना है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये तो आपकी ऊपरी भाग की ऊंचाई है, निचले भाग की तो आपने ज्ञात ही कर ली है स्मॉल एच। इस तरीके से आपने आरेख खींच दिया है। अब आपको अपना सवाल हल करना है। थोड़ा थोड़ा आप चलते जाएंगे, आसानी से सवाल लगता हुआ चला जाएगा। यहां देखिएगा आपको दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज तो यहां मिल रहा है जो कि पूरा पूरा है, ए से लेकर सी और सी से लेकर डी। तो इसका आखिर थोड़ा हम लोग बाहर खींचते हैं समझने के लिए। देखिएगा, ये एक आकृति है, यहाँ ए है, यहाँ जहाँ 90 बना हुआ है वो सी है, ऊपरी सिरा डी है। यहाँ देखिएगा सी से लेकर डी तक की ऊंचाई को हम लोग मान चुके हैं कैपिटल एच। सी से लेकर डी तक की ऊंचाई को क्या माने हैं कैपिटल एच। ए से लेकर सी तक की दूरी को मान लिया गया है, माना क्या ये तो दे दिया गया है 20। इसके बाद आपको कोण भी दे दिया गया है 60 अंश। आपको कैपिटल एच का मान निकालना है तो बहुत ही आसान है। अब आपको यहां मानना है, पहले मान लीजिए जो आपने वहां माना है। तो यहां अब आपको हल करना है, तो हल करना प्रारंभ करते हैं। इसमें आप लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच तथा मकान की ऊंचाई स्मॉल एच है। ये आप मान लिए हैं। यहाँ पर आपने माना है कि जो मकान यानी मीनार था उसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, मकान की ऊंचाई स्मॉल एच है। अब आपका चित्र है ही, अब यहाँ आपको हल करना है और लिखना है त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि आपको एक बार में एक त्रिभुज लेना है। ए सी डी में तो इसमें देखिएगा आपको कोण सी का मान समकोण दे दिया गया है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 90 अंश। और कोण ए जो आपका त्रिभुज है यहां पर इसको निकाल के बाहर ले आए हैं, सी 90 है और ए कितना है, ए है 60 अंश। यहां देखिएगा आपको न्यून कोण के सामने की भुजा जिसे आपने लंब कहा है अभी तक, वही ज्ञात करना है। जबकि जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ है उस भुजा को आप आधार कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ना तो आपको कर्ण दिया गया है और ना आपसे कर्ण पूछा गया है, तो पहले तो आप नोट कीजिए जो दिया गया है तो 20 दिया है, लेकिन है कौन आधार। तो ऐसे आप लिखिएगा आधार बराबर 20 मीटर। जो आपको आधार दिया है उसका नाम भी है एसी और उसका मान क्या है 20। यहां इसके बाद देखिएगा, यहां हम लोग बीसी यानी एसी लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आधार जो है वो एसी है, बराबर है कितना 20। लंब तो लंब है कौन
न्यून कोण के सामने वाली भुजा जिसका नाम है CD उसे लिखा गया है H से, तो ब्रैकेट में आपको CD लिखना है बराबर है H, और यही H आपको क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो अब आप किसी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लीजिएगा जो लंब और आधार के बीच में संबंध बता रहा हो। तो इसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया है tan थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, आपका A है क्योंकि न्यून कोण A पर है। tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो अब यहां देखिएगा tan A, तो A का मान क्या है 60 अंश, लंब तो लंब कितना है H बटे आधार, आधार कितना है 20। तो tan 60 अंश तो आपको मिल गया। अब आपको tan 60 अंश का मान रख देना है। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर H बटा 20। भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा कर देगा, हो गया 20√3 बराबर H के। यहां से अब हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, यहां से हम सबको थोड़ा देखना है √3 का मान। तो √3 का हम लोग मान रख सकते हैं, यहां छोड़ दोगे तब भी उत्तर सही है। तो H बराबर है 20 तो है ही, इंटू इंटू मतलब गुणा √3, तो गुणे √3 और √3 का मान होता है 1.732। चलिएगा अब गुणा कर देते हैं और फिर H का मान निकाल देते हैं। एक जीरो है वो तो रहेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 के 4 हासिला 1, 2 अकन्नम 2 और एक हासिल है 3। अब आपको दशमलव लगाना है 3 अंक पर, 1 2 3, यहां भी गिनो 1 2 3। ये रहा आपका पॉइंट। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। तो यश बराबर आ गया 34.64 यानी 64 मीटर। तो ये तो दोस्तों आपको मिल गया आपका मीनार। तो मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी है 34.64। इसके बाद देखिएगा हमें अभी मकान को भी निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज का उपयोग हम लोग कर चुके हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा ऊपर भी बन रहा है। उस त्रिभुज का नाम है BED। त्रिभुज का नाम क्या है, तो अब यहां लिखना है त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में डैश कर दीजिएगा, फिर लिखेगा जो कोण B है वो दे दिया गया है 45 अंश। E पर 90 है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो कोई जरूरी नहीं है। न्यून कोण दिया है B पर, और न्यून कोण जिस भुजा पर बना होता है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो जाएगी जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां हम सबको मिल जाएगा आधार, और आधार का यहां नाम क्या होगा BE। BE बराबर दे दिया गया है 20 मीटर। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ दो राशियां हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये दे दिया गया आपको लंब, और लंब का नाम क्या है DE, चाहे ED कहो चाहे DE कहो। तो ये हो गया DE, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। फिर वही त्रिकोणमितीय अनुपात आपका लग जाएगा। लंब और आधार के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बता रहा था, आप बताएंगे tan A। यहां कोण A था तो आपने tan A लिखा था, यहां कोण B है तो यहां आपको लिखना है tan B। सूत्र होगा लंब बटा आधार। देखिएगा यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस फंसे ना। और ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर ही पूछ लिए जाते हैं, यानी इनकी संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है पेपर में आने की। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ तो tan ही रहेगा। B, तो B का मान क्या है 45 अंश, बराबर
कहा जाए लंब, तो लंब का भी मान आपको पता है h माइनस एच बटे आधार, तो आधार भी आपको दे दिया गया है 20। tan 45 अंश की बात की जाए तो आपको tan 45 अंश का मान पता होता है। जी हाँ, अब ये आप tan 45 अंश का मान जानते हैं। तो tan 45 अंश का मान होता है एक, पहले के क्लास में यानी त्रिकोणमिति में आपको बता दिया गया, इसके पहले के चैप्टर्स में tan 45 अंश का मान एक होता है, और फिर दिया है h माइनस एच बटा 20। 20 भाग कर रहा है, इधर आके गुणा कर देगा, तो 20 एकम 20 बराबर h माइनस एच। आपको कैपिटल एच तो पता है, लेकिन स्मॉल एच अभी आपने नहीं ज्ञात किया है। कैपिटल तो आप ज्ञात कर चुके हैं। आपको स्मॉल एच का मान निकालना है, लेकिन उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो आप कुछ भी कीजिए, जो ज्ञात करना है उसका चिन्ह हो सके तो प्लस कर लीजिए। तो ये माइनस है दाईं ओर, माइनस है, अगर बाईं ओर उठा के ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस। तो 20 प्लस एच बराबर इधर हो गया कैपिटल एच। आपको कैपिटल एच का मान दिया गया तो आप निकाल दीजिए, और इधर से यच का मान ही ज्ञात करना है, तो यच को रोक लीजिएगा। इधर था कैपिटल एच, 20 प्लस इधर आएगा माइनस। अब आप कैपिटल एच का मान रख सकते हैं 34.64। तो स्मॉल एच बराबर हो गया 34.64 माइनस 20। पॉइंट में कुछ नहीं है तो जीरो जीरो है। दशमलव की बाईं ओर वाला बाईं ओर घटेगा, दाईं ओर वाला दाईं ओर घटेगा, तो 4 में से 0 घटेगा, 4 बचेगा। 6 में से 0 घटेगा, 6 बचेगा। 4 में से 0 घटेगा पॉइंट के बाद, तो 4 बचेगा, लेकिन 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। तो ये हो गया स्मॉल एच इतना मीटर। अब आपको दोनों मान मिल चुके हैं, कैपिटल एच भी और स्मॉल एच भी। तो यहां आप अतः करके इकट्ठा उत्तर लिख सकते हैं। अतः मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितना मिला हुआ है? 14.64 मीटर। और फिर है मीनार की ऊंचाई, इसको किससे लिखा जाएगा? तो कैपिटल एच से। मीनार को आपने क्या माना था? कैपिटल एच। लिख दो कैपिटल एच बराबर मान कितना मिला है? 34.64 मीटर। यही दोनों आपका हो गया आंसर। तो देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से आ चुका होगा, लेकिन आप इसको जरूर नोट कीजिए और एक बार आप अभ्यास कीजिए इस क्वेश्चन का, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, जिनको आप एक बार में या दो बार में आसानी से लगा सकें। गलती होने की संभावना कम हो जाएगी यदि आप कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और साथ साथ में आप हल करते जाएंगे। जैसे आप समझ लिए उसके बाद आप नोट कीजिए, फिर एक बार अभ्यास कीजिएगा। अगर नहीं लगा तो या समझ में ना आया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कोशिश की जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जी हाँ, थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। इसमें बहुत ही आसान भाषा दे भी दी गई है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वह विकल्पीय प्रश्न के रूप में या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में ये पूछ लिए जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, केवल भाषा है, और भाषा को यदि आप समझ गए तो लग जाएगा तुरंत। इसने कहा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था। किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। एक स्तंभ की ऊंचाई, एक स्तंभ की परछाई होगा दोस्तों यहाँ पर, या छाया। एक स्तंभ की परछाई
एक स्तंभ की परछाई कितनी नापी गई? 20 मीटर नाप दी गई। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, उसी समय की बात कर रहा है। एक स्तंभ अर्थात एक खंभा है जिसकी परछाई 20 मीटर नापी गई है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिएगा देखते हैं। पहले आपका है क्या? तो एक स्तंभ है, तो स्तंभ सीधा खड़ा होता है और जो उसकी परछाई होती है वो जमीन में पड़ी होती है। परछाई ठीक जमीन में पड़ी होगी, खंभा ठीक ऊपर की दिशा में खड़ा है, तो यहाँ पर जो कोण बना वो कितने अंश का बन गया? 90 अंश का। तो खंभे को हम लोग मान लेते हैं ए बी। खंभे को क्या मानते हैं? ए बी, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि ए है कि बी है कि सी है या डी है। आप मान लीजिएगा कि जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई है? ए बी। और ए बी बराबर अगर हमें जरूरत है ज्ञात करना तो हम इसे एच मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एच। यहाँ इस समय जब यहाँ सूर्य निकला है, यहाँ से देखने पर सूर्य को जब देख रहे होते हैं तो खंभे के उस पारे से ऊपर से देख रहे हैं, और यहाँ से जो कोण इसे दिखाई दिया वो कितना दिखाई दिया? किसी स्थान से सूर्य को देखा गया तो वहां पर कोण कितने अंश का था? 30 अंश का। अर्थात वहां से अगर हम खंभे को भी देखेंगे तो कोण कितने अंश का बनेगा? तो कोण बन जाएगा 30 अंश का। अगर सूर्य इधर है तभी छाया उस तरफ बन जाएगी। तो अगर खंभा ए बी है तो हमें एक और बिंदु लेना होगा, तो वो बिंदु हम सी मान लेते हैं। अर्थात ये आपकी हो जाएगी परछाई, और परछाई कितने मीटर नापी गई है? 20 मीटर। ये होगी दोस्तों परछाई जो जमीन में पड़ी है। खंभा जो है वो सीधा ऊपर की ओर खड़ा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप उसे एच मान सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द लग जाने वाला है। तो मान लीजिएगा, माना स्तंभ की ऊंचाई एच है। ये आपने मान लिया है स्तंभ की ऊंचाई एच, या एच मीटर मान सकते हैं, क्योंकि अगर छाया मीटर में है तो खंभे की ऊंचाई भी किसमें होगी? मीटर में होगी। तो जैसा कि आपसे कहा गया, हमारा स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। अब आप देखिएगा अपने त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का नाम आपने ले लिया है एबीसी। तो चलिए कोई बात नहीं, एबीसी में त्रिभुज एबीसी में अब आप डैश कर दीजिएगा। यहाँ आपको कोण सी मिल चुका है, क्योंकि जो छाया है उस छाया का अंतिम सिरा हमने सी मान लिया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण सी बराबर 30 अंश। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब कहते हैं, और लंब है एच, यही तो आपको ज्ञात करना है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो आपको कर्ण दिया गया है ना ही आपसे कर्ण पूछा गया है, छोड़िए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरी भुजा जिस पर न्यून कोण बना होता है उस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो आपको यहां से आधार भी दे दिया गया है। आधार का नाम क्या है? तो आधार तो है एसी, और यहाँ आप लिखेंगे एसी। तो एसी बराबर है कितना? आप कहेंगे 20 मीटर। साफ साफ दे दिया गया है, जो आधार है वो 20 मीटर है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और यहाँ आपको लिखना है लंब। लंब है कौन? तो लंब तो है ए बी। लंब कौन है? ए बी। और ए बी तो आपने मान लिया है एच, और एच आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आप लगा देंगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके आधार पे अब हम लोग देखने वाले हैं लंब और आधार के बीच में कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बता देता है। तो आप तुरंत कहेंगे, अभी इसके पहले आपने लगाया है tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ कोण थीटा ना होकर सी है, तो यहाँ हम सबको लिखना है tan सी बराबर, सूत्र लगाएंगे तुरंत, लंब बटा आधार। tan तो है ही, और सी तो सी का मान दे दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 30 अंश। तो tan तो रहेगा, और कोण जो सी है वो दे दिया गया 30 अंश, बराबर आपको दिया लंब। और लंब है कितना? तो लंब तो है एच, बटे में है आधार, और आधार क्या दे दिया गया है? 20। देखना तो ये है कि यहाँ tan 30 अंश का मान क्या है। देखने वाली बात है कि यहाँ tan 30 अंश है, और tan 30 अंश का मान आपको पहले से पता है 1/√3। आप पहले के वीडियोज को देखिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। tan 30 अंश का मान तो आपको पता है 1/√3। फिर है h बटा कितना? 20। भाग करा इधर जाएगा, गुणा कर देगा। तो देखिएगा यहाँ से 20 करना, 20 बटे में है √3 बराबर क्या है?
एच, अर्थात एच बराबर आ गया 20/√3। यही छोड़ दीजिएगा तब भी आपका आंसर सही है, या फिर आप काम कर सकते हैं नीचे से रूट गायब भी कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है कि हम नीचे से रूट गायब कर देंगे तो बिल्कुल आप गायब कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर जब तक आएगा नहीं रूट गायब होगा नहीं। तो यहाँ एक बार √3 है, एक बार और आ जाए तो बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये हो गया 20/√3 था। हम लोग स्क्वायर लाने के लिए अर्थात 2 बार लाने के लिए एक बार था तो एक बार और गुणा कर दिए। अगर हम लोग नीचे गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए ऊपर भी गुणा करना होगा। तो ये अच्छे बराबर हो गया 20√3। नीचे 3 का गुणा 3 में, यानी √3 का गुणा √3 में, तो हो गया √3 2 बार है अर्थात स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब, तो h बराबर हो जाएगा 20√3/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। यह आप छोड़ सकते हैं, यहां से भी आगे आप हल कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, नहीं तो √3 का मान रख दीजिएगा और आप बड़े आराम से लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई आपको मिल चुकी है 20/√3 या फिर 20√3/3। जी हाँ, इसको नोट कीजिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। बस कुछ ही मिनटों का काम है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा आप धैर्य से पढ़ते रहिए, समझ में जरूर आएगा। तो अब नोट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही प्यारा प्रश्न दे दिया गया है। इसमें कहा गया है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई, उसकी मतलब मीनार की, उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिस समय मीनार की जो छाया थी उसकी लंबाई की √3 गुनी है, उसी समय बताना है आपको कि सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा। तो अब चलिएगा देखते हैं हम लोग इसमें इसमें जो दिया गया उसको हल करते हैं। एक मीनार है, तो मीनार है तो मीनार सीधा खड़ा है, तो मीनार को हम लोग मान लेते हैं ए बी। मीनार को क्या मान लिए, ए बी। अब एक बात है, यहां अगर सूर्य निकला होगा, मान के चलिएगा यहां सूर्य निकला है, तो इसकी छाया जरूर जमीन पे आएगी। और जो छाया है वो कितने माप की है, अभी छाया की माप भी नहीं पता है। चलिए देखिएगा, यहां अगर सूर्य निकला हुआ है तो ये कोण होगा समकोण, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी है, उसकी छाया जमीन पर पड़ी हुई है। तो यहां से अगर आप तिरछा देखते तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य तो दिखाई ही देगा। तो जो उन्नयन कोण आपके खंभे के शीर्ष का है वही उन्नयन कोण किसका हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ने ही परछाई बनाई है इसकी। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि जो कोण है वो थीटा है। ए बी तो मनबे के थे, बिंदु यहाँ सी मान लेते हैं। और जो सूर्य का उन्नयन कोण है हम लोग मान सकते हैं थीटा। उन्नयन कोण का मतलब हम लोग अगर क्षैतिज देखेंगे तो ए तक दिखाई देगा। इसके शीर्ष को देखने के लिए हमें अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाना होगा, और ऊपर की ओर उठाते समय जो आंख होगी पहले की अवस्था से कुछ कोण घूम जाएगी। जितना कोण वो घूमती है ऊपर की ओर, उसी कोण को तो हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहां से अगर खंभे का शीर्ष दिखाई देगा तो वहीं से हमें सूर्य भी दिखाई देगा। जितने कोण पर खंभे का शीर्ष होगा उतने ही कोण पर क्या होगा, सूर्य होगा। तो यहां चलिएगा अब हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, जो छाया है वो लंबाई की √3 गुनी है। अगर हम इसकी लंबाई को h मान लें, खंभे की जो लंबाई है वो एकदम बढ़िया आराम से ऊंचाई ही है, चाहे आप इसे h मानिए या फिर आप x मान लीजिए। ऊंचाई और लंबाई दोनों का कोई अंतर नहीं है, तो मीनार है, मीनार खड़ी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई को ही हम मीनार की लंबाई भी कह सकते हैं। तो देखिएगा इसमें आपको दे दिया गया है ये h। तो आपका प्रश्न कह रहा है जो उसकी छाया है वो √3 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा, छाया जमीन पर पड़ी है और इसकी जो लंबाई दे दी गई है वो √3 गुनी है किसकी, लंबाई की। जो छाया की लंबाई है मीनार की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब अगर मीनार की ऊंचाई h है या लंबाई h है, तो उसकी जो छाया होगी √3 गुनी होगी, मतलब √3 गुणे h। तो आप कह सकते हैं √3h।
तो अब चलिएगा इसको हल करते हैं। अब सब कुछ तो मिल ही गया है, आपको थीटा का मान बताना है। तो यहां मान लीजिएगा, माना जो पूछा है वो मान लो। माना उन्नयन कोण, माना उन्नयन कोण थीटा है और मीनार की लंबाई h है। ये मान लिया गया है। देखिएगा बच्चों, यहां माना गया है, माना उन्नयन कोण थीटा है और मीनार की जो लंबाई है वो कितने दे दी गई, h। ऐसा आपको प्रश्न में कहा गया है। तो अब आप चलिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया जो छाया की लंबाई है वो मीनार की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। यही तो कहा गया है, जो छाया की लंबाई है उसकी लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है, अर्थात मीनार की लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे छाया की लंबाई बराबर अंडर रूट 3 गुनी है, गुनी मतलब गुणा किसके लंबाई की, मीनार के लंबाई की। जो छाया की लंबाई है वो मीनार की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। तो चलिएगा लिख लेते हैं छाया की लंबाई का तो पता नहीं है, अंडर रूट 3 दिया था, इसको लिखना ही होगा। और मीनार की जो लंबाई है वो आपने मान रखी है शुरू में h, अंडर रूट 3 गुणे h। और जब अंडर रूट 3 का गुणा h में होगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 h। तो ये हो गया छाया की लंबाई। अब आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, उस त्रिभुज को भी आप लिख लीजिएगा। ये त्रिभुज आप खुद से बनाए हैं। यहां पर आपने पहली बार मीनार खड़ा किया जिसकी लंबाई को आपने h मान लिया और मीनार को a b कहा। सूर्य अगर इधर निकला तो छाया उसके ठीक सामने बन जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छाया कुछ दूरी पर बनती है, उस बिंदु को हम क्या मान लिए, सी। तो यहां से जो छाया हो गई वो हो गई ए सी। ए से लेकर सी तक की छाया की लंबाई है, ए से लेकर बी तक मीनार की ऊंचाई है। यहां पर जो कोण आपके खंभे के शीर्ष का वही कोण सूर्य का भी होगा, क्योंकि सूर्य ने ही खंभे की छाया बना दी है। अब यहां आपको देखना है, आपको थीटा बताना है। तो ये देखिएगा, न्यून कोण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को आप क्या कहोगे, लंब कहोगे, और लंब का मान दे दिया है h। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा त्रिभुज। तो त्रिभुज लिख दो एबीसी में। त्रिभुज किसमें, एबीसी में। तो इसमें कोण सी दे दिया गया है, कितना, थीटा। जो कोण सी है वो थीटा है, जो आपको ज्ञात भी करना है। यही तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और लंब तो आपको h दे दिया गया है। जिस भुजा पर आपका न्यून कोण बना होता है उस भुजा को आप आधार कहते हैं। सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी, ना तो दी गई और ना ही पूछा गया है। तो यहां आप लिखने वाले हैं आधार। आधार है कितना, अंडर रूट 3h। लंब और आधार के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया जाए, तो आप कहेंगे tan थीटा, क्योंकि अभी तक आपने लगाया ही है। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो कोणवा थीटा है भी, तो लिख दो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहां से आपको देखना है tan थीटा रहेगा, बात आ रही है लंब की, तो लंब का मान दे दिया गया है h बटे है आधार। आधार का भी मान पता है अंडर रूट 3h। h नीचे भी है और h ऊपर भी, यानी अंश में भी है और हर में भी है। तो यह सकंदन h कट जाएगा, बीच में केवल गुणा लगा हुआ। तो बीच में गुणा लगा भी है, कुछ नहीं लगा तो गुणा है, तो h से h कट गया। और tan थीटा ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो एक बच गया, और नीचे अंडर रूट 3। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर बाईं ओर tan है तो कुछ भी कीजिए दाईं ओर भी tan आए, लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो tan कितने अंश का मान होता है, 1/√3। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर ये होता है tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/√3। तो 1/√3 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं tan 30 अंश। tan से tan हो गया कैंसिल, तो ये हो गया थीटा बराबर 30 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यही आपका हो गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और नहीं है तो एक बार फिर से आप समझिएगा। यहां दिया था यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो सूर्य
का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें आपने मान लिया है, माना उन्नयन कोण थीटा है और मीनार की जो ऊंचाई या लंबाई है वो है कितनी, आपने एच मान लिया है। प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जो छाया की लंबाई है वो मीनार की लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है, जैसा कि यहाँ सवाल में आपकी कहा गया है। तो अंडर रूट 3 गुणे मीनार की लंबाई, और मीनार की लंबाई आपने एच ले ली है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे एच, अर्थात अंडर रूट 3 एच। अब आप एक त्रिभुज जो बना लिए हैं उसमें आप पहुंचिएगा, तो यहाँ जो आपका कोण सी है वो दे दिया गया थीटा। उस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, जिसमें कोण ए समकोण है, तो उसके सामने वाली भुजा तो हो जाएगी कर्ण, जिसका नाम है बीसी। ना तो दिया है और ना ही ज्ञात करना, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यून कोण आपने थीटा माना है जो कि सी पर बना हुआ है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और लंब है कौन, ए बी, जिसका मान आपने लिख लिया है एच। तो लंब ए बी था जिसका मान क्या है, एच। आधार की बात की जाएगी, तीसरी भुजा आधार होगी जिस पर न्यून कोण बना है कितना, अंडर रूट 3 एच, तो आपने यहां लिख दिया अंडर रूट 3 एच। लंब और आधार के लिए आपने त्रिकोणमितीय अनुपात चुन लिया है, tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan तो है ही, थीटा आपको ज्ञात करना, रहने दीजिए। लंब तो लंब का मान पता है एच, रख दिए एच। आधार तो आधार का मान पता है अंडर रूट 3 एच, रख दिए एच। अकन्नम एच कट गया, ऊपर बचा एक, नीचे बचा √3। तो tan थीटा बराबर 1/√3। यहाँ tan है तो कोशिश कीजिए कि दाईं ओर भी tan आ जाए, तो tan 30 अंश का मान होता है, तो 1/√3 की जगह पर लिख दिया गया tan 30 अंश। tan से tan कट गया, तो थीटा का मान कितना मिल गया बच्चों, तो मिल गया 30 अंश। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आज आपको लगभग प्रश्न समझ में आ जाने चाहिए, और आ भी गए होंगे। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, जो भी बताया जाए आप उसको समझिए, समझने के बाद आप नोट कीजिए। यदि थोड़ी दिक्कत हो नोट करने में तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसे, लेकिन नोट कर लीजिएगा, केवल स्क्रीनशॉट रहने मत दीजिएगा, नहीं दिक्कत हो सकती है बाद में। क्योंकि अगर आप सवाल लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैथ में आप समझते क्या, जितने आप अभ्यास करेंगे आपका जो मैथ है उतने ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको अभ्यास करते रहना है, और इस प्रकार से आप आगे के जो भी प्रश्न है आप लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आगे कुछ प्रश्नों को हल करने की। इस तरीके से जो भी प्रश्न है आपके लग जाने चाहिए। तो आज की क्लास बस यही समाप्त की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना, यदि वीडियो आपको समझ में आ चुकी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई दिक्कत हो, आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक या कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया है। तो इसके लिए आप लोग पूरी वीडियो को बिना भगाए हुए देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। बिल्कुल आराम से क्रम से देखते जाइएगा, उसमें ज्यादा वीडियो को आगे पीछे मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाएगी। आगे अगले जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियोज में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।